जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर है जी हमारा 20। आज के लेक्चर में कंसेप्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। कंसेप्ट हमने कल स्टार्ट किया था, आज उस कंसेप्ट को कंक्लूड करेंगे। कंसेप्ट था हमारा डायरेक्टर्स का बनने का क्राइटेरिया, कि डायरेक्टर्स कैसे बना जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनी लॉ में किसी भी पोजीशन के लिए जो लॉ ने क्राइटेरिया दिया है वो 2 फोल्ड क्राइटेरिया है, यानी एक एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और दूसरा इनएलिजिबिलिटी या डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो डायरेक्टर बनने के लिए होना जरूरी है। और इनएलिजिबिलिटी या डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? ऐसी चीजें जो डायरेक्टर बनने के लिए ना होना जरूरी है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये वाली सारी चीजें होनी चाहिए। इनमें से हर चीज के ऊपर गुड और ये वाली सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्रॉस। ये एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन में बेसिक डिफरेंस है। ये बात समझ आ गई। फिर इसके बाद हमने बात शुरू की थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डायरेक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है। हमने कहा नेचुरल पर्सन होना चाहिए, फिर हमने कहा मेंबर होना चाहिए, लेकिन मेंबर की 4 एक्सेप्शंस हैं। तो वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें कोई पर्सन अगर मेंबर नहीं भी है तो वो डायरेक्टर हो सकता है? वो कौन सी सिचुएशन है? वो सिचुएशन है होल टाइम एम्प्लॉय, जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, पर्सन रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर और पर्सन रिप्रेजेंटिंग फेडरल गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, एक केस स्टडी में आके आपने क्वेश्चन पूछा कि मिस्टर ए एक डायरेक्टर है, उसने अपने सारे के सारे शेयर बेच दिए, क्या वो स्टिल डायरेक्टर रहेगा कि नहीं? मिस्टर ए एक डायरेक्टर है, उसने अपने सारे के सारे शेयर बेच दिए, क्या वो डायरेक्टर रहेगा? डायरेक्टर बनने के लिए होने के लिए तो मेंबर होना जरूरी है। शेयर सारे बेच दिए, वो तो मेंबर ही नहीं रहा। हाँ जी, वो डिपेंड करता है। अगर वो हमने ये लिखा था, अगर वो इन 4 में से कोई केस है डायरेक्टरशिप का, तो फिर वो सारे शेयर बेच भी दे फिर भी डायरेक्टर रहेगा। लेकिन अगर इन एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता तो जैसे ही उसने अपने शेयर सारे बेचे वो डायरेक्टर मेंबर नहीं रहा तो डायरेक्टर भी नहीं रहा। तो ये हमने कल स्टडी कर लिए थे 4 एक्सेप्शन। फिर उसके बाद मैंने आपको एडिशनल क्या कंपनी अपने आर्टिकल्स के अंदर डायरेक्टर बनने के लिए कोई एडिशनल क्राइटेरिया भी ऐड कर सकती है? बिल्कुल ऐड कर सकती है, वो क्राइटेरिया भी आप। और मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्मली क्या क्राइटेरिया बाज़ औक़ात कंपनीज अपने आर्टिकल में ऐड कर देती हैं कि कम एजुकेशन या एक्सपीरियंस के लिहाज से या शेयर्स के लिहाज से, कि हम तो डायरेक्टर उसको रखेंगे जिसने ग्रेजुएशन पास की होगी। करना लॉ रिक्वायर नहीं करता, कंपनी रिक्वायर करना चाहे। इस क्राइटेरिया को मजीद सख्त कर रही है ना, तो मजीद सख्त करना चाहे तो कर सकती है। हम तो डायरेक्टर उसको रखेंगे जिसका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, करना चाहे कर सकते हैं। हम तो डायरेक्टर उसको रखेंगे जिसके पास कम से कम 1 लाख शेयर्स होंगे, क्वालिफिकेशन शेयर बोलते हैं इनको। करना चाहे एडिशनल क्राइटेरिया कंपनी अपने आर्टिकल्स में ऐड कर सकती है, लॉ रिक्वायर नहीं करता। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कल हमने इसकी डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब चलते हैं हम इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, यानी वो कौन से सिचुएशंस हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो ना होना जरूरी हैं। पहली चीज, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर, यानी अगर कोई पर्सन मेंबर नहीं है तो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, अगर थोड़ा सा सोचे ना तो ये एक तरह से लगता है कि डुप्लीकेशन हो रही है, क्योंकि यही कंसेप्ट उसने इधर भी लिखा है। इधर लिखा है, इधर क्या कह रहा है? डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है। इधर क्या कह रहा है? जो मेंबर नहीं वो डायरेक्टर नहीं। तो बात तो वही हो गई, एक ही कोई, लेकिन कोई बात नहीं, अगर याद कर लेते हैं। अगर उसने इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ लिया तो हम मुफ्त की लाइन है। दूसरी चीज कि बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती, ये भी मुझे लग रहा है डुप्लीकेशन है।
इधर कह रहा है कि डायरेक्टर सिर्फ नेचुरल पर्सन बन सकता है, उधर कह रहा है आर्टिफिशियल पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। एक ही तस्वीर के दो रुख है, कोई बात नहीं, मुफ्त की लाइन। अगर क्राइटेरिया पूछ लिया उसने, मुफ्त की लाइन। तीसरा माइनर, अच्छा यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट में एक बात मैंने आपको बताई थी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट दूसरी कंपनी की, शाबाश, शेयर होल्डर तो हो सकती है लेकिन डायरेक्टर नहीं हो सकते, डायरेक्टर नहीं हो सकते। उसी तरह माइनर भी याद रखें, माइनर किसी कंपनी का शेयर होल्डर तो हो सकता है, वो उसका डायरेक्टर नहीं हो सकता। अगर आपने कैफ 4 याद हो ना, तो ये मिलता जुलता कंसेप्ट आपने कैफ 4 में भी पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट, वो सोचने, उसके बाद सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, तो वहां पे था कि माइनर पार्टनर नहीं बन, एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है, यानी वो इन्वेस्टमेंट करेगा और उसका प्रॉफिट वगैरह मिलता रहेगा, लेकिन वो पार्टनर नहीं बन सकता। मिलता जुलता कंसेप्ट यही है कि माइनर किसी कंपनी में शेयर होल्डर या मेंबर तो बन सकता है लेकिन डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट, ए पर्सन विद अनसाउंड माइंड, एक ऐसा बंदा जो अपने होशोहवास में नहीं है, पागल है, वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता ना, कि बना दे उसको डायरेक्टर, तबाही, बिल्कुल तबाही फेर देगा वो, तो सही कह रहे हैं। फिफ्थ, ए पर्सन हु डज नॉट होल्ड नेशनल टैक्स नंबर। अच्छा, ये प्रोविजन एफबीआर ने जोर डलवा के, एससीसीपी पे जोर डलवा के एफबीआर ने ये प्रोविजन ऐड कर, पहले नहीं होते थे। एफबीआर चाहता है कि टैक्स फाइलर्स की तादाद बढ़े, तो उसने कहा आज के बाद डायरेक्टर भी वही बनेगा जो टैक्स फाइलर होगा, जो टैक्स फाइलर नहीं है वो डायरेक्टर भी। एनटीएन का मतलब यही होता है ना, नेशनल टैक्स नंबर कब मिलता है, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजन किस लिए है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो अगर किसी के पास, लेकिन कमीशन ने कहा एफबीआर को, भाई आपके कहने पे ये ऐड तो कर देता हूं एनटीएन वाली बात, लेकिन अगर हमारा अपना बंदा हुआ, हमारा अपना हुआ, एक बहुत ही गरीब डायरेक्टर हुआ, तो फिर क्या कर, उन्होंने कहा फिर ऐसा कीजिएगा, आप एग्जेम्पशन देना चाहे किसी को, आपके पास अथॉरिटी है, इस वाली रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन दे दीजिएगा एनटीएन से। तो नॉर्मली अगर तो आप टैक्स फाइलर नहीं है, डायरेक्टर नहीं बन सकते। हाँ, अगर कमीशन में वाकफियत है आपकी, फिर आप एग्जेम्पशन ले लें, फिर डायरेक्टर बन जाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। ए पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, ये तो आप कैफ 4 में भी पढ़ते थे, जो इंसॉल्वेंट है वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इंसॉल्वेंट जो खुद लोगों के पैसे लेके खा गया है, कंपनी को भी खा जाएगा। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज हुई है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट उस इंसॉल्वेंट को कहते हैं जिसने अपनी लायबिलिटी सेटल ना की हो। यहाँ पे अनडिस्चार्ज का मतलब है अनसेटल्ड, अनपेड। ऐसा क्रेडिटर जिसने अपने डेट अनपेड हो, ऐसा इंसॉल्वेंट, उसे कहते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। आपके लिए लफ्ज अनडिस्चार्ज इररेलेवेंट है, इंसॉल्वेंट का मतलब भी वही, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब भी वही, क्योंकि कोई बंदा इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट तभी बनता है ना जब वो अपना डेट पे नहीं कर पाता। तो सिर्फ इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट लिख देंगे तो वो भी चलेगा। फिर कह रहा है पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ने कोई सजा दी हो। कन्विक्टेड का मतलब उसे सजा दी हो, मुजरिम हो कोई, अगर कोई मुजरिम है वो भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। जिसको कत्ल की सजा हो गई हो, जिसको हेरा फेरी में 4 साल उसने जेल में गुजारे हो, उसके बाद आके क्या उसको डायरेक्टर बना देना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। फिर पर्सन हु लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ड्यूरिंग, अगर कोई पर्सन के ऊपर यह साबित हो गया है
कि फिड्यूशरी बिहेवियर की वायलेशन की उसने, ही लैक्ड फिड्यूशरी बिहेवियर, तो उसको भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं। अच्छा, ये फिड्यूशरी बिहेवियर की एग्जांपल मैंने क्या आपके साथ शेयर की थी, याद है आपको? अगर कोई पर्सन, अगर कोई डायरेक्टर पर्सनल बेनिफिट, हाँ, अपनी पोजीशन का मिस यूज करे अथॉरिटी का, यानी पर्सनल बेनिफिट गेन करे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी से, हाँ जी, कंपनी को कोई चीज खरीदनी है, कंपनी ने कोई चीज खरीदनी है, तो डायरेक्टर अपने रिलेटिव्स के थ्रू हाई प्राइस पे वो चीज कंपनी को खरीद के दे। या अगर कंपनी ने कोई चीज बेचनी है तो डायरेक्टर अपने रिलेटिव्स को लो प्राइस पे वो चीज दिलवा दे। तो ये है अपनी पोजीशंस का मिसयूज, ये है फिड्यूशरी बिहेवियर। लेकिन फिड्यूशरी बिहेवियर के लिए टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का है 5 साल। यानी अगर आज किसी ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन किया है जो लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर वाली है, तो वो अगले 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा, 5 साल के बाद पॉइंट हो सकता है। लेकिन आप नोट कीजिए, जो उसने कन्विक्टेड बाय कोर्ट की बात की है, इसमें टाइम लिमिट मेंशन नहीं की। तो जिसके साथ टाइम लिमिट मेंशन नहीं है वो पाबंदी ताहयात है, अब ये जब तक जिंदा रहेगा कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। जी, सजा दोनों में हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो अगर फिड्यूशरी बिहेवियर की वजह से है तो ये 5 साल के लिए होगी। बाकी किसी और इल्जाम में कन्विक्टेड है वो फिर फॉर लाइफ है। उसकी सजा खत्म हो जाए, जिस इल्जाम में कन्विक्टेड है, तो उसके बाद भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। कत्ल किया उसने, 14 साल की सजा हुई, 14 साल के बाद रिहा हो के आ गया, डायरेक्टर नहीं बन सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता। आप ऐसे बंदे को अपने पास घर में गार्ड रखेंगे जो 14 साल सजा काट के आया? नहीं ना। तो कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पे कैसे बिठा दें उसको? फिर नहीं बिठा सकते। फिर ए पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, उसने बताया कि इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर राइज होती है तब तो वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन कहता है हो सकता है मैं कोई बात यहाँ पे लिखना भूल गया हूं। तो कंपनीज एक्ट में अगर इन सिचुएशन के अलावा भी कोई ऐसी सिचुएशन राइज होती है जिसमें कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड है तो वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनीज एक्ट में आगे चल के क्या है हमारा चैप्टर 9 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड वाला। वो ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर दे, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर उस डिविडेंड की शेयर होल्डर को पेमेंट करना लाजमी है, 10 वर्किंग डेज में। अगर पेमेंट नहीं की जाती तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो जिम्मेदार समझा जाएगा और वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव क्या होगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। वो इस कंपनी का भी चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं रहेगा और बाकी किसी और कंपनी का भी चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें देखिए जो उसने कहा है बाकी किसी और कंपनी का भी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा, ये चैप्टर 9 में देखें। इसके आगे उसने टाइम लिमिट मेंशन की है कि नहीं, कि कितने अरसे के लिए वो डिस्क्वालिफाइड होगा? नहीं, मेरा ख्याल है किया टाइम लिमिट मेंशन। जरा ढूंढे चैप्टर 9 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में डिविडेंड की पेमेंट ना की जाए, अगर वो डिविडेंड की पेमेंट टाइम पे ना करे तो चीफ एग्जीक्यूटिव को पेनल्टी होगी। ठीक है, आगे चल के देखें, ढूंढे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हाँ जी, 5 इयर्स के लिए वो डिस्क्वालिफाइड होगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है भला? 161। हाँ जी, इनएलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर चीफ एनी कंपनी अप टू पीरियड ऑफ 5 इयर्स। इस प्रोविजन की तरफ इशारा है इसका। अब देखिए डिविडेंड वाली बात तो उसने ऊपर कहीं पे भी नहीं की कि किया कहीं, लेकिन लॉ की एक दूसरी प्रोविजन है जो ये बताती है कि अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव डिविडेंड को पे नहीं करेगा 10 तो वो भी डिस्क्वालिफाइड है। तो बताइए वो भी इस लाइन में आ गया कि नहीं? इनएलिजिबल, बिल्कुल आ गया। अब वो 5 साल के लिए किसी भी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। ये बताइए सारी बातें समझ आई?
इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहली वाली दो हैं ये ज्यादा अहम है, पहली वाली दो। यहाँ ये जो लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर है ये, बाकी रिप्रोडक्शन वाली है। हाँ, अब जो सबसे ज्यादा आई के आपने टेस्ट किया वो तो अब आई, और यहीं पे एक बड़ा अहम कंसेप्ट भी बिल्ड करना है मैंने आपको। वो कह रहा है ये तो इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारी कंपनीज के लिए। अब ये दो पॉइंट्स हैं, इनको अंडरलाइन करें, एक है डिफॉल्टर, एक है ब्रोकर। इन अल्फाज को अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लें। कह रहा है अब मैं मजीद कुछ क्राइटेरिया आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन ये जो मजीद क्राइटेरिया बताने जा रहा हूं ना, एडिशनल क्राइटेरिया, ये किन कंपनीज के लिए है? सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए। किन कंपनीज के लिए? लिस्टेड कंपनीज के लिए। कि लिस्टेड कंपनी के लिए मजीद ये दो लोग इनएलिजिबल होंगे। कौन से दो लोग? ए पर्सन who is declared defaulter of financial institution by court, who is declared defaulter of financial institution by court, defaulter of अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होता है? बैंक्स। शाबाश। डिफॉल्टर कौन होता है? टाइम पे किसी चीज की पेमेंट नहीं करता। जैसे कोई लोन लिया है, उसकी इंस्टॉलमेंट को टाइम पे नहीं किया, डिफॉल्टर है। लीज पे गाड़ी निकलवाई, टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, डिफॉल्टर है। बिजली का बिल है, ड्यू डेट गुजर गई, डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर में और बैंक करप्ट में क्या फर्क है? बैंक करप्ट में कौन सी वाली टर्म ज्यादा सवेयर है? डिफॉल्टर के बैंक करप्ट। जैसे छोटी सी एग्जांपल सुने हैं, रियल एग्जांपल सुने हैं। ये पिछले दिनों काम की वजह से जो बिजली का बिल था वो मैं अदा नहीं कर सका, बिजली का बिल अदा नहीं कर सका, ठीक है। मैं डिफॉल्टर हुआ या बैंक करप्ट हुआ? डिफॉल्टर हुआ, बैंक करप्ट थोड़ा ही हुआ, ठीक है। बैंक, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो तो जब चाहे टाइम मिलेगा पेमेंट कर देंगे। मैं डिफॉल्टर हूं, बैंक करप्ट नहीं। लेकिन फर्ज कीजिए अगर मेरे बैंक अकाउंट में भी मैंने बिल इस वजह से पे नहीं किया कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, फिर मैं बैंकरप्ट हुआ। तो हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, बैंकरप्सी ज्यादा सिवियर सिचुएशन है, डिफॉल्टर कम है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये डिफॉल्टर वाली बात ऊपर हो तो गई थी, यहाँ पे कहाँ हुई थी? अनडिस्चार्ज या 6 में, यहाँ पे दोबारा करने की क्या जरूरत है? तो वो बैंकरप्ट है, इंसॉल्वेंट है, ये डिफॉल्टर है। यहाँ पे उसने कहा बैंकरप्ट हुआ तो नहीं, अगर डिफॉल्टर हुआ तो फिर उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है इधर। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में अगर आप बैंकरप्ट होना तो दूर की बात है, अगर आपने सिर्फ डिफॉल्ट भी कर दिया ना तो आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते, सिर्फ डिफॉल्ट भी कर दिया, ठीक है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पे प्रोविजन है जो बैंक से लोन लेते थे पहले और बाद में माफ करवा दिया करते थे, डिफॉल्ट करते थे और बाद में बैंक से लोन लिया, डिफॉल्ट करके माफ करवा लिया लिंक्स की वजह से, क्या वो बंदा इंसॉल्वेंट कहेंगे हम इसको? नहीं, इंसॉल्वेंट नहीं है, लेकिन डिफॉल्टर तो है। तो ऐसा पर्सन लिस्टेड कंपनी के लिए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइए, दूसरी प्रोविजन की तरफ चलते हैं। ब्रोकर कौन होता है? आप अगर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदना या बेचना चाहते हो ना, डायरेक्ट नहीं खरीद बेच सकते, आप किसी ब्रोकर के जरिए से करना। वो ब्रोकर कुछ इंडिविजुअल्स भी होते हैं, कुछ कंपनीज भी होती हैं, ठीक है। तो अगर लिस्टेड कंपनी है उसमें डायरेक्टर ब्रोकर भी है स्टॉक एक्सचेंज, या डायरेक्टर की वाइफ ब्रोकर भी है स्टॉक एक्सचेंज में, इसमें मसला क्या है? क्या इसमें कोई मसला है? क्या प्रॉब्लम है इस सिचुएशन में? हाँ, इसमें मसला प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टर को कंपनी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता होगी। अगर कोई बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एंड करीब साइन होने वाला है, या कंपनी को इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू जनरल पब्लिक को नहीं पता,
तो डायरेक्टर के पास है इनसाइड इंफॉर्मेशन, इसे कहते हैं इनसाइड इंफॉर्मेशन। डायरेक्टर, इस इनसाइड इंफॉर्मेशन की वजह से डायरेक्टर को पता है कि अनकरीब शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर भी है ना, तो वो क्या करेगा, खुद शेयर्स खरीद लेगा या अपने स्पाउस को कहेगा शेयर खरीद लो। तो इस प्रैक्टिस को लॉ डिस्करेज करना चाहता है, इसलिए लॉ ने कहा अगर लिस्टेड कंपनी के केस में कोई डायरेक्टर खुद ब्रोकर है या उसके स्पाउस ब्रोकर है, तो वो डायरेक्टर के तौर पे नहीं रहेगा। इफ ए पर्सन और हिज स्पाउस इज ब्रोकर और डायरेक्टर इन ब्रोकरेज हाउस, तो नहीं रहे। लेकिन इसमें एक चीज हमें रखेगा, ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन है ना, पाबंदियां दो, ये किसके लिए है, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए। लिस्टेड, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज पे है ही नहीं, उसका अगर डायरेक्टर ब्रोकर हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर ब्रोकर है, उसमें प्रॉब्लम है। तो आपने अभी क्या सीखा, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्टर्स का। इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन दो कैटेगरीज बनाई है एग्जांपल्स की। एक लोअर कैटेगरी है, ये वाली दो एग्जांपल, एक अपर कैटेगरी। अब बहुत अहम कंसेप्ट जो बार बार आएगा लॉ में, किस टाइप ऑफ कंपनी पे ये ऊपर वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, किस टाइप ऑफ कंपनी पे नीचे वाली रिक्वायरमेंट। ऊपर वाली रिक्वायरमेंट सब कंपनी पे और नीचे वाली, तो बताइए अनलिस्टेड कंपनी पे कौन सी रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी, ऊपर वाली। लिस्टेड कंपनी पे कौन सी, दोनों। ये चीज ये सुनना चाह रहा था, लिस्टेड कंपनी पे दोनों अप्लाई होंगे। यहां पे लफ्ज एडिशनल लिखा हुआ है। एडिशनल का मतलब क्या है कि अगर लिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी, ये वाली एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होनी है। कुछ बात समझ आई आपको। ये ब्रोकर और डिफॉल्टर, ये खास तौर पे याद कर लें, आई क्या पूछेगा, डिफॉल्टर और ब्रोकर। ठीक है, अब आपके पास 3 मिनट का टाइम है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद इनके क्वेश्चंस की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। जी पास कीजिएगा। जी रीडिंग कर ली होगी आपने, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। Point 6 sir, a person who is undischarged insolvent or has applied to court to be declared at अच्छा ठीक है, पॉइंट 6 में कह रहा है ए पर्सन हु इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और हैज अप्लाइड टू कोर्ट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। यानी कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता कि वो खुद से कह दे मैं इंसॉल्वेंट हूँ तो आज से वो इंसॉल्वेंट होगा। ये तो फिर बहुत से लोग ऐसा भी हो सकता है कि लोन लेके अपनी प्रॉपर्टीज बना लें और बाद में बैंक को कह दे मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मेरे से कोई अब रिकवरी नहीं एक्सपेक्ट। तो कोर्ट बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है कि क्या इसके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको बेच के इसके पैसे रिकवर करवा के क्रेडिटर्स को पे किए जा सके। तो जब कोर्ट ऑर्डर करेगी तभी किसी बंदे को इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट समझा जाएगा, वरना नहीं समझा जाएगा। क्लियर। अच्छा यहाँ पे कह रहा है जिस बंदे को कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इंसॉल्वेंट है वो तो डिस्क्वालीफाइड हो गया, लेकिन अगर ये ऐसा पर्सन है जिसने अभी अप्लाई किया कोर्ट को कि मुझे इंसॉल्वेंट करार दे, अभी कोर्ट ने फैसला नहीं किया, उसका केस चल रहा है, फैसला नहीं हुआ, लेकिन वो पर्सन अप्लाई कर चुका है कि मुझे इंसॉल्वेंट करार दिया जाए, क्या वो पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? क्या वो पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। जिसकी अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो पर्सन भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। एक बंदा पर्पसली अपने आप को इंसॉल्वेंट क्यों डिक्लेयर कराएगा? एक बंदा क्यों इंसॉल्वेंट डिक्लेयर? क्योंकि बिजनेस करते हुए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सारे उसने लोन लेके बिजनेस लोग कर रहे होते हैं और बिजनेस में नुकसान हो जाता है। अब उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं कि वो पे करें, तो बाज़ औक़ात क्रेडिटर्स तंग करते हैं आगे। ठीक है, तो लीगल प्रोटेक्शन, जब कोई इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर ले आए ना कोर्ट से, फिर उसे एक तरह से लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। कोर्ट ये कहता है कि क्रेडिटर को कि भाई आज के बाद आपने इस इंसॉल्वेंट बंदे को तंग नहीं करना, हम एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं, लिक्विडेटर कहते हैं उसको, लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहे हैं। आपका जो लेना देना होगा आइंदा के बाद आपने लिक्विडेटर के साथ करना है, इस इंसॉल्वेंट को तंग नहीं करना। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि इंसॉल्वेंट फायदे में रह गया, उस इंसॉल्वेंट को बाद में वो कोई कमर्शियल ट्रेडिंग या एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं कर सकता। ठीक, और कोई क्वेश्चन? अच्छा नेक्स्ट एक और छोटा सा कंसेप्ट है,
अगर कोई खास तौर पे उन्होंने जो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट पर्सन है इसके लिए ऐड किया है कि अगर कोई इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट पर्सन लोगों को नहीं बताता कि मैं इंसॉल्वेंट हूं और डायरेक्टर बन जाता है तो उसको कोई सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लॉ ने कहा ऐसे पर्सन को सजा मिलेगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ, यानी इसको 2 साल तक की कैद भी होगी, इसको जुर्माना भी होगा और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। डन जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? अब ऐसा करते हैं कि हम कुछ आई कैप के और पास पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि पता चले जो कुछ हमने पढ़ा है एग्जाम में अगर पूछता है कि हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 में एक दफा देख लें कोई चीज रह तो नहीं गई, कोई एक कंसेप्ट जो रह गया हो, कोई भी अगर रह गया है तो बताइए। एग्जाम टिप, हाँ स्टडी टिप, कल वाले लर्निंग ऑब्जेक्ट कल डिस्कस तो किया था हमने कि वर्ड डायरेक्टर अगर किसी पोजीशन के टाइटल में आ जाए तो क्या उससे वो डायरेक्टर बन जाता है? नहीं बन जाता। ठीक है, किसी के नाम में लफ्ज डायरेक्टर आ जाए तो उससे वो डायरेक्टर नहीं बन जाता। ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई पर्सन डायरेक्टर हो लेकिन उसके नाम में लफ्ज या उसकी टाइटल उसकी पोजीशन में लफ्ज डायरेक्टर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे का नाम है बहादुर खान, क्या नाम में बहादुर आ गया, क्या लाजमी है बहादुर होगा? नहीं, लाजमी नहीं है। और इसी तरह असलम भाई है, उनके नाम में बहादुर नहीं है, तो क्या इसका यह मतलब है कि वो बुज़दिल होंगे? नहीं, वो बहादुर हो भी सकते हैं। तो इसी तरह किसी भी जॉब टाइटल में डायरेक्टर का लफ्ज आ जाने से कंफर्म नहीं होता कि वो डायरेक्टर है, और अगर किसी टाइटल में डायरेक्टर का लफ्ज नहीं है तो इससे भी कंफर्म नहीं होता कि वो डायरेक्टर नहीं है। यानी नाम में लफ्ज डायरेक्टर होने या ना होने से डिसीजन नहीं करना हमने। किसी पोजीशन किसी टाइटल में लफ्ज डायरेक्टर के होने या ना होने से डिसीजन नहीं करना। डिसीजन किस चीज से करना है? इस चीज से कि इस पर्सन को अपॉइंट किसने किया है और क्या ये बीओडी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं। अगर तो अपॉइंट किया है मेंबर्स ने और वो डायरेक्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वो डायरेक्टर है, चाहे उसके टाइटल में जो उसको टाइटल दिया गया है, जो कंपनी के अंदर पोजीशन दी गई है, उसमें लफ्ज डायरेक्टर हो या ना हो। और अगर किसी पर्सन को मेंबर्स ने नहीं, डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया आगे और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, तो क्या वो डायरेक्टर है? नहीं है, चाहे उसकी टाइटल में लफ्ज डायरेक्टर क्यों ना आ रहा हो। क्लियर ये? अच्छा, ये तो हो गई हमारी ये वाली स्टडी टिप। और क्या कह रहे थे आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की भी स्टडी टिप? 2 की स्टडी टिप क्या है? ये तो कल डिस्कस कर लिया था हमने। अच्छा, नीचे वाली, ठीक है ठीक है ठीक। A company can be a subscriber or member of another company. However, a company cannot be director of any other company. ये तो बता नहीं दिया था कि कंपनी दूसरे के शेयर होल्डर तो हो सकती है, डायरेक्टर नहीं हो सकती। अच्छा, सेकंड पूछ लोगे? हाँ, सेकंड वाली बात है। हमें ये जो क्राइटेरिया आपको बताया ना एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी का, ये एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी मीट करना है और अपॉइंटमेंट के बाद भी, जब तक उसका टेन्योर चल रहा है, ये क्राइटेरिया मीट करना है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो साउंड माइंड हो और अपॉइंटमेंट के बाद अनसाउंड माइंड हो जाए तो कोई मसला नहीं। नहीं नहीं नहीं, एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी साउंड माइंड होना चाहिए और अपॉइंटमेंट के बाद भी साउंड माइंड होना चाहिए। अगर अपॉइंटमेंट के बाद अनसाउंड माइंड होता है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट के वक्त कोई लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के वक्त वो डिफॉल्टर नहीं था, अपॉइंटमेंट वैलिड है। अपॉइंटमेंट के साल बाद डिफॉल्टर हो गया तो फिर इनएलिजिबल हो गया। तो ये स्टडी टिप अहम है, केस स्टडी में काम आएगी कि क्राइटेरिया मीट करना है एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी, और एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट तो उसके पास शेयर्स थे, अपॉइंटमेंट के बाद सारे शेयर बेच दिए, तो डिपेंड करता है। 4 एक्सेप्शंस हैं
तो स्टिल डायरेक्टर रहेगा, और अगर एक्सेप्शन नहीं है तो शेयर बेचने से वो फिर डायरेक्टर भी नहीं, क्योंकि डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी है सिवाय 4 एक्सेप्शंस के। और कोई क्वेश्चन है? चलिए फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करें। तैयार हैं? पहला क्वेश्चन जी कह रहा है एबीसी लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी एंड ओनर ऑफ 80% शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, होल्डिंग कंपनी बन गई ना, वो तो मेजॉरिटी 50% आता है। कैन एबीसी लिमिटेड बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड? क्यों नहीं? बिल्कुल, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, डायरेक्टर नहीं बन सकती। इफ नॉट, हाउ कैन एबीसी लिमिटेड रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन डिसीजन मेकिंग ऑफ बोर्ड? हाँ, किसी एक पर्सन को नॉमिनेट कर दे, हाँ वो नॉमिनी डायरेक्टर कह लें उसको या रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर कह लें, वो अपने बिहाफ पे, वो कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड मीटिंग को अटेंड करेगा और उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो नॉमिनी डायरेक्टर है या रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर है, क्या इसका शेयर होल्डर होना जरूरी है? नहीं है, ये हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था। कौन से वाली एक्सेप्शन थी भला? एक पर्सन रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर वाली, के पर्सन रिप्रेजेंटिंग फेडरल गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट। वन क्लियर? कंपनी को डायरेक्टर नहीं बन सकती, लेकिन किसी नेचुरल पर्सन को बना सकती है अपने बिहाफ पे। सेकंड, लास्ट ईयर द कोर्ट डिक्लेयर्ड समी एज लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर एज ही डिड नॉट डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन विद द कंपनी। भाई कंपनी के जो ट्रांसफर डिस्क्लोज करना चाहिए था ना, अपने भाई को वो चीजें दिलवाता रहा, या स्पाउस के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कंपनी के साथ स्पाउस के नाम पे करता रहा, लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया, तो बगैर डिस्क्लोज किए फायदा उठाता रहा ना। तो ये तो इससे मिलती जुलती प्रोविजन तो आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ी होगी कैफ 4 में, कि पार्टनर जो है उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर वो साइलेंटली या सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करता है तो उसे वो रीपे करना पड़ता है बाकी प्रॉफिट। तो उसी तरह डायरेक्टर्स को भी क्या सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए? अगर उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। उसे डिस्क्लोज नहीं किया, लॉ ने क्या कहा? लैक फिड्यूशरी बिहेवियर। ये वाली एग्जांपल ज़हन में रखिएगा, ही डिड नॉट डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन, इसको अंडरलाइन कर ले, ये अच्छी एग्जांपल है। इसकी वजह से लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर हो जाएगा। ये आगे चल के मैंने इसको दोबारा एग्जांपल को यूज करना है, इस एग्जांपल पे एक बड़ा कंसेप्ट बेस कर रहा है। इन ट्रांजैक्शन विद द कंपनी एबीसी लिमिटेड इन विच ही वाज ए डायरेक्टर, तो उसने ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं किया, एबीसी कंपनी में डायरेक्टर था, फारग हो गया। दिस ईयर, ये तो पिछले साल की बात थी, दिस ईयर समी इज कंसीडरिंग टू जॉइन XYZ लिमिटेड एज डायरेक्टर, कैन ही बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड? क्यों नहीं? 5 ईयर तो डिस्क्वालीफाइड वो उस कंपनी के लिए हुआ है, एबीसी के लिए, कि किसी भी कंपनी के लिए? यस, किसी भी कंपनी के लिए। तो वो XYZ का भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। कितने अरसे के लिए? 5 ईयर्स के लिए। अच्छा, क्वेश्चन 1 रह गया। क्वेश्चन 1 आज किससे शुरू करें? क्वेश्चन 1 भी तो करना है, नहीं करना क्या? Which of the following employees are directors of ABC Limited? बताइए इनमें से कौन से एम्प्लॉइज कंपनी के डायरेक्टर हैं और कौन से नहीं हैं। अच्छा, मुझे बताइए, क्या ये पूछ रहा है कि डायरेक्टर है कि नहीं, या ये पूछ रहा है कौन सी टाइप का डायरेक्टर है? डायरेक्टर है कि नहीं, यही पूछ रहा है पक्का। फैसल इज सीनियर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड हिज डेजिग्नेशन इज ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। उसके नाम में लफ्ज है, डेजिग्नेशन में लफ्ज डायरेक्टर आ गया तो वो डायरेक्टर हो गया, कंफर्म है? नाम से कंफर्म नहीं है। ही वाज अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन मेकिंग। तो डायरेक्टर बना नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिसीजन मेकिंग में नहीं इन्वॉल्व। बी, नवीद इज सीनियर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड and his designation is general manager operation. He was appointed by members to manage the company and he participated in board of director decision making. ये डायरेक्टर है क्या? बिल्कुल है। कैसे? मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग में हिस्सा भी। अच्छा, डायरेक्टर में से अगर मैं आपसे कहूं, बताओ ये कौन सी टाइप का डायरेक्टर है?
ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, फुल टाइम एम्प्लॉई है। जो फुल टाइम एम्प्लॉई होता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4। बाकी होमवर्क है तो क्लास में डिस्कस कर लेते हैं क्या? अभी 10 मिनट हैं, क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम? करके आए तो उसके बाद, नहीं तो ऐसा करते हैं ना, अभी मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, अभी यहाँ पे कर लें, उसके बाद डिस्कशन करना है, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, टाइम दे दें हैं? अभी करना, खुद से करना चाहते हैं? चले फिर बताइए। बाबर इज सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर and is now also involved in board of director decision making. What type of director is he? कौन से टाइप है डायरेक्टर की? कौन सा डायरेक्टर है? 2 टाइप्स होते हैं ना, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अभी तक जो हमने पढ़ा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइम एम्प्लॉय, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सेप्शन में पढ़ा था ना। क्वेश्चन 5, under the provisions of Company Act 2017, comment on following situations. Zafar was recently appointed as a director of HP Limited, a listed company. Zafar recently listed company को अंडरलाइन करें। टाइप ऑफ कंपनी को हमेशा आपने अंडरलाइन करना होता है, इसमें कंसेप्ट छुपे होते हैं, बताया था ना। कुछ प्रोविजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज पे डिफरेंट वे में अप्लाई होती हैं। तो आज हमने कंसेप्ट ऐसे ही पढ़ा ना कि कुछ इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो हर कंपनी पे अप्लाई होता है, और कुछ क्राइटेरिया ऐसा है जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होता है। तो लिस्टेड को अंडरलाइन कर लें। जफर को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। इन मार्च 2018 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केम टू नो दैट जफर हैड बीन डिक्लेयर्ड ए डिफॉल्टर बाय द हाई कोर्ट। जफर को डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया हाई कोर्ट में। तो बताइए क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड? डिसक्वालिफाइड हो गया। लेकिन क्यों? ये जो डिफॉल्टर वाली कंडीशन थी ये तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए थी। डिफॉल्टर वाली कंडीशन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए थी, तो ये कैसे डिसक्वालीफाई हो गया? क्योंकि लिस्टेड कंपनी ही तो है, लिखा हुआ उसने लिस्टेड कंपनी। 6. साजिद वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ एससी लिमिटेड, ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। In July 2020, the board of directors came to know that Mrs. साजिद, अब देखिए ये मिस्टर साजिद नहीं है, मिस्टर साजिद और मिसेस साजिद में फर्क है, बताया था ना आपको। मिस्टर साजिद और है, मिसेस साजिद और है, और साजिद लिमिटेड और है। इन तीनों में फर्क केस स्टडी में आपको पता होना चाहिए क्या है। कह रहा मिसेस साजिद एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकरेज ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ साजिद डायरेक्टर। मेरा तो ख्याल है डिस्क्वालीफाइड हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। स्पाउस डायरेक्टर है, अनलिस्टेड कंपनी। शाबाश शाबाश। वो जो ब्रोकर वाली डिस्क्वालिफिकेशन थी वो किसके लिए थी? सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए, जबकि ये क्या है? अनलिस्टेड। इसलिए इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन राइज नहीं होगी। ये थे जी हमारे क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें, कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।